बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 1 जो है वो अब हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो 10th क्लास की ये मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है, ठीक है, यूनिट नंबर 1 विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस बला का नाम है, फिर हम इस बला पर कब्ज़ा करेंगे, ठीक है, यानी कि इस पर उबूर हासिल करेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी आसानी के लिए और आपका कुछ टाइम सेव करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी जो है वो लिखी हुई हैं ताकि आपका टाइम जो है वो बच सके। पहला क्वेश्चन विच इज़ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल है या जो अननोन क्वांटिटी है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो सिर्फ 2 हो, यानी कि स्क्वायर हो, ठीक है। सो एन इक्वेशन दैट कंटेन्स द स्क्वायर्स ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो सिर्फ 2 हो, इससे ज़्यादा ना हो, इसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते हैं। ठीक हो गया बच्चे, उम्मीद है ये तो आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली उसकी एग्जांपल क्या है या उसकी जनरल फॉर्म जो है वो क्या है, ठीक है। जनरल फॉर्म से क्या मुराद है कि एक जनरल जो है वो इक्वेशन आपने उसकी लिखनी है। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे ए कोई नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ज़ीरो हो गया तो अगर ये जहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा तो ज़ीरो आने से होगा ये कि ये 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, तो ये सारा एक्स स्क्वायर वाला फैक्टर ही ख़त्म हो जाएगा, तो लिहाजा ये एक लीनियर इक्वेशन बच जाएगी। तो यहाँ पे ए जो है वो 0 नहीं हो सकता, बाकी जो है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक हो गया जी। और अगर यहाँ पे बी 0 हो जाएगा तो फिर ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो कि आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन बनेगी, ठीक है। सो ये जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 0। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक हो गया बच्चे। उसके बाद 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी हैं प्रॉपर। यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल दी थी, ये हमारे पास एक प्रॉपर एग्जांपल 2 जो है वो आ गई हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 0, ये आपकी बुक से ली गई हैं। 3x स्क्वायर प्लस 4x विच इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जिसमें हमारे पास जो एक्स पावर इस तरह से जो है वो, यानी कि ये इक्वेशन अरेंज हुई हो, सबसे पहले जो है वो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स पावर 1, फिर उसके बाद जो है वो कांस्टेंट टर्म यानी कि जिसमें एक्स पावर 0 होगी, ठीक है। उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे ही आपके सामने नज़र आ रही है कि ए एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स पावर 2 सबसे पहले, फिर एक्स पावर 1, फिर यहाँ पे अगर सी के साथ में एक्स पावर 0 लगा भी दूँ तो एक्स पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय सी, तो कांस्टेंट नंबर ही आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये तो आपके पास होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसकी एग्जांपल। अब हम बात करते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अगर हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाना चाह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो यहाँ पे जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 0 है, तो अगर आप b को 0 ले लें, इफ़ b इज़ इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 0, तो अगर यहाँ पे b की जगह आप 0 पुट कर दोगे तो ये होगा कि ए एक्स स्क्वायर के बाद b की जगह 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 प्लस सी 0 ही, मतलब कि ये सी ही रहेगा, ठीक है। 0 ऐड करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बन जाएगी इक्वेशन वो कुछ इस फॉर्म में जो है वो बन जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 0, यानी कि एक्स पावर 1 वाला जो फैक्टर होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 2 एग्जांपल हैं। सबसे पहले हाईएस्ट पावर यानी कि एक्स स्क्वायर होगी, फिर उसके बाद जो है वो एक्स पावर 1 वाला फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, डायरेक्ट जो है वो कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। तो ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरह 4x स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 7, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है लेकिन ये है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक हो गया बच्चे। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के अंदर से, ये डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा अहम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मेथड्स बताएं किस मेथड से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड्स हैं, 2 जो है वो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, तीसरा जो है वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो पहला जो मेथड है वो हमारे पास
बाय फैक्टराइजेशन, नंबर 2 जो है वो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो हमने ये तीनों मेथड्स जो है वो पहले और दूसरे चैप्टर के अंदर पढ़ लेने। पहले 2 मेथड जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे पहले चैप्टर के अंदर, और दूसरा जो है वो ज़्यादा डिटेल में हमने पढ़ना है दूसरे चैप्टर के अंदर। ठीक हो गया बच्चे? तो ये था आपके पास जो है वो बेसिक सा ओवरव्यू। अब मैं आपको पहले मेथड से जो है वो एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है जी। पहला मेथड जो है वो आपका कौन सा है? सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो इक्वेशन क्या है जी? 3x² - 6x विच इज़ इक्वल टू x + 20। ठीक है, एक बात बेटे आपने हमेशा याद रखनी है कि जब जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपने हमेशा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वो जिस भी फॉर्म में हो आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि x⁻², फिर x⁻1, फिर x⁻0 विच इज़ इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में जो है वो आपने इसको लेके आना है। सो यहाँ पे 3x² एज इट -6x, ये x इधर आएगा तो ये माइनस का x हो जाएगा, ये 20 इधर आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। अब ज़रा जो सेम मतलब कि किस्म के नंबर्स हैं उनको ऐड कर लें। तो यहाँ पे -6x और -x जो है ये कितना हो जाएगा? -6x -x। सो माइनस माइनस प्लस, इनको करना तो ऐड है, जो पावर जो साइन आएगा वो बड़ी वैल्यू वाला आएगा। ठीक है, सो ये बन जाएगा, सॉरी करना प्लस है लेकिन साइन जो है बड़ी वैल्यू वाला आएगा, मैंने यहाँ पे ऐसे प्लस लगा दिया। सो ये -7x जो है ये बन जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह बच्चों मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। बच्चों वाली जो बातें होंगी ना, जो आपने 5वीं 6वीं 7वीं में लापरवाही करके छोड़ दी हैं, 9वीं में भी जो छोड़ दी हैं, वो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे आपको बता दिया करूँगा। परेशान नहीं होना, बिल्कुल ज़ीरो से जो है वो आपका हाथ बल्कि उंगली पकड़ के जो है ना मैं आपको साथ साथ चलाऊँगा इंशाल्लाह। अगर आप ये लेक्चर सीरीज़ पूरी देख लें, मैं आपको 100% गारंटी के साथ जो है वो ये कह सकता हूँ कि आपका जो मैथ वाला मसला है ना, जिसको मैथ लगता है कि ओए होए अल्लाह ने कोई अजाब नाजल कर देता साढ़े ते, तो वो इंशाल्लाह आपको अजाब नहीं लगेगा। आप कहेंगे ये जहमत नहीं, कोई रहमत आ गई है। ठीक है, तो बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, ये बन जाएगा बेटे 3x² -7x -20 विच इज़ इक्वल टू 0। अब बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आ चुकी है। अब हमने एक मेथड सीखना है कि जिसकी मदद से हम ये फैक्टर्स बनाएंगे। ये बच्चों को नहीं आता और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे। अब आपने मुझे सिर्फ 3 मिनट जो है वो आपके चाहिए, तवज्जो से जो है वो आपने ये बात सुन लेनी है। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपने जो फर्स्ट यानी कि यहाँ पे टर्म दी गई है उसके कोफिशिएंट को लेना है, और जो लास्ट नंबर दिया गया है यानी कि जो कांस्टेंट टर्म दी गई है उसको लेना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सो ये बन जाएगा -20 × 3। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा -60। ठीक है, अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मैं एक्चुअली फैक्टर बनाना चाह रहा हूँ। एक्चुअली हमारा टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि ये मैं दरमियान वाली टर्म को किस तरह से अरेंज करूँ कि मेरे पास जो है ना वो ये 2 नंबर्स की फॉर्म में बन जाए, और दूसरी बात यह है कि फिर मैं पहली 2 टर्म्स में से कोई चीज़ कॉमन निकाल सकूं और आखिरी 2 टर्म्स में से भी कोई ना कोई चीज़ कॉमन निकाल सकूं। अभी तो दरमियान में मेरे पास सिर्फ ये एक नंबर है, मैं इसके 2 फैक्टर्स बनाना चाह रहा हूं। लेकिन ये कैसे बनेंगे वो आपने पहला स्टेप याद रखना है कि फर्स्ट x² वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट और उसको मल्टीप्लाई कर देने लास्ट जो कांस्टेंट नंबर है उसके साथ। अब यहाँ पर हमारे पास -60 आ चुका है। ठीक है, तो एक लम्हे के लिए आप ये भूल जाएं कि हमारे पास ये -60 है, आप इसको जस्ट 60 कंसीडर कर लें। ठीक हो गया बच्चे? अब आप इसको ज़रा डिवाइड करें 2 पे, तो ये बन जाएगा 30, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 15, फिर अब आप इसको 2 पे तो डिवाइड कर नहीं सकते, लिहाजा अब आप इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 5, फिर आप इसको किस पे डिवाइड करेंगे? फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 5 पर और ये बन जाएगा 1। ठीक है, ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन तो कर ली। अब मैं जो चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं कोई ऐसे 2 नंबर्स ढूंढ लूँ जिनको ऐड या माइनस करूँ तो ये दरमियान वाली टर्म आए, और अगर मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आया हुआ है 60, यही आना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया था तो -60 आ गया, तो जब ये वेरिएबल समेत कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा तो ये 60x² आ जाएगा। तो हमें 2 ऐसे नंबर्स चाहिए
जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये 60x माइनस 60x² बने, और अगर जो है मैं इनको ऐड या माइनस करूँ तो ये -7x बनना चाहिए। अब ये नंबर कैसे आएगा, प्रॉब्लम। अब देखो टोटल हमारे पास 4 नंबर्स हैं, मैं पहले 2 नंबर्स का आपस में पेयर बना लेता हूँ, आखिरी 2 नंबर्स का आपस में पेयर बना लेता हूँ। ये क्या बन जाएगा, 2 2 द 4, 5 3 द 15। तो क्या मैं 5 और 15 और 4 को किसी तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -7 बना सकता हूँ? चेक कर लेते हैं जी। 15 प्लस 4 करूँगा तो ये तो बन जाएगा 19, और 15 माइनस 4 करूँगा तो ये बन जाएगा 11। तो हमारे पास तो ना आया, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे फैक्टर गलत हैं। तो कोई बात नहीं, हम मज़ीद ट्राई करते हैं। तो ये आपको बच्चे ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये मेथड 100% करेक्ट है कि आप इस मेथड से जो है वो ढूंढ लेंगे, ठीक है, अगर आपने फैक्टराइजेशन सही की होगी। तो अब आप क्या करें, पहले 2 के पेयर के साथ तो नहीं बना, तो हम क्या करते हैं बच्चे, हम पहले 3 नंबर्स का इकट्ठा पेयर बना लेते हैं और आखिरी जो 1 नंबर है उसको अलग रख लेंगे, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि ये मेरे पास क्या आ रहा है। अब ये मेरे पास जो नंबर आ रहा है ये है जी 2 दूने 4, 4 तिये 12, तो ये बन जाएगा 12, और ये हमारे पास सिर्फ 5, ठीक है। तो क्या मैं 12 और 5 का किसी न किसी तरह से इस तरह से मैं सेटअप कर सकता हूँ कि मेरे पास -7x आ जाए? तो आइए चेक कर लेते हैं। ये है मेरे पास 12 और ये है 5, दरमियान में अगर मैं प्लस लगा दूँ तो ये बन जाएगा 17, और अगर मैं 12 माइनस 5 कर दूँ तो ये बन जाएगा 7। लेकिन ये 7 तो आ गया, प्रॉब्लम ये है हमें -7 चाहिए, माइनस के साथ चाहिए। तो कोई इशू नहीं है, आप इसको माइनस कर दें, इसको प्लस कर दें, तब ये -7 आ जाएगा। तो एक्चुअली -12 और +5 ये 2 वो नंबर्स हैं जो मैं इस -7 की जगह लिख सकता हूँ, और साथ में आपने इनके x ज़रूर लगा देना, क्योंकि हमें -7x चाहिए, ना कि सिर्फ -7। तो ये था बच्चे रफ वर्क जिसमें मैंने आपको ये समझा दी है। तो अब ये जो हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं वो कौन कौन से हैं कि ये -7 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ये मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि -12x और +5x अगर मैं लिख दूँ तो ये मेरे पास -7x ही आएगा। तो लिहाजा मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ इसे। ठीक हो गया बच्चे? तो ये आपका कॉन्सेप्ट जो है वो आई एम श्योर क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ। ठीक है बच्चे? अच्छा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x² -12x +5x -20 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो बेटे, टोटल 4 नंबर्स हो गए हैं। फैक्टराइज करने का असल मकसद ही यही था कि 4 नंबर हो जाएं, पहले 2 में से कोई चीज़ कॉमन आ जाए और आखिरी 2 में से भी कोई ना कोई चीज़ कॉमन आ जाए। तो पहले 2 में से यहाँ से 3 के टेबल में 12 आता है, लिहाजा 3 कॉमन है। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो लिहाजा x⁻1 जो है वो यहाँ से भी कॉमन है और यहाँ से भी कॉमन है। तो पहले 2 नंबर्स में से आपके पास 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट x बच जाएगा। -12 को अगर आप 3 पे डिवाइड करें तो 4 बन जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे इन दोनों में से चूँकि यहाँ पे x है, यहाँ पे तो x है ही नहीं है, लिहाजा x तो कॉमन ले नहीं सकते, सिर्फ +5 है। तो अगर मैं यहाँ से +5 कॉमन ले लूँ तो अंदर x बच जाएगा। 20 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो -4 बन जाएगा। सॉरी 40 लिख दिया मैंने, 4 विच इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, आपको इसी स्टेप पे पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है। कैसे पता चलेगा? जब आप ये इस तरह से कॉमन ले लेंगे, ये 2 फैक्टर्स एक जैसे आने चाहिए। अगर ये इस तरह से आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने जो है वो क्वेश्चन सही सॉल्व किया है, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन जो है वो गलत है। ठीक है बच्चे? तो अब अगर आप देखें तो ये पहला पूरा नंबर है, ये वाला नंबर पूरा, और उसके बाद ये पूरा नंबर, इसमें भी x-4 है, इसमें भी x-4 है, तो लिहाजा x-4 मैं यहाँ से कॉमन लिख सकता हूँ। तो x-4 जो है वो कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे सिर्फ 3x बच गया, और यहाँ से सिर्फ +5 बच गया, और इक्वल टू 0 है। ठीक है? इक्वल टू किसके आ गए? 0 के। अच्छा, अब यहाँ पे बेटे एक चीज़ आपने और समझनी है कि देखो, आप ज़रा गौर से देखें तो ये दोनों नंबर्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये ब्रैकेट्स का मतलब जो है वो मल्टीप्लिकेशन ही होता है, लेकिन आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर 0 आए, या तो पहले वाला नंबर 0 है या दूसरे वाला नंबर 0 है, या दोनों ही 0 हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी 2 × 0 विच इज़ इक्वल टू 0, और अगर मैं कहूँ 0 × 2 विच इज़ इक्वल टू
0, या अगर मैं कह दूं 0 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज़ इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और आंसर 0 आ रहा हो तो हो सकता है पहला नंबर 0 हो सकता है दूसरा नंबर 0, हो सकता है पहला नंबर 0, या हो सकता है दोनों ही नंबर 0। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये 0 के इक्वल है तो वो ये कहेगा कि भाई साहब मेरा क्या कसूर है, मुझे 0 के इक्वल बना दिया। हो सकता है जो आंसर 0 आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा हो। अगर मैं इसको 0 के इक्वल मानूँ तो ये एहतजाज करना शुरू कर देगा कि नहीं भाई साहब हो सकता है आंसर 0 इसके वजह से आ रहा हो। तो मैं कहता हूँ भाई साहब लड़ो नहीं, मैं दोनों दोनों 0 के बराबर कर दूँगा। ठीक हो गया जी। ये x-4 विच इज़ इक्वल टू 0 एंड x 3x प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने x की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। यहाँ पे x जो है वो किसके इक्वल आ जाए, -4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो लिहाजा यहाँ से एक x की वैल्यू तो आ चुकी है। ठीक है, उधर से यहाँ पे 3x है, ये 5 ऐड हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा -5, और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो -5 और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो लिहाजा यहाँ पे x की दूसरी वैल्यू भी आ चुकी है। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, लिहाजा इसके दो आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको बल्कि एक बात बताता हूँ। अभी इसका हम जो है वो सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन किस तरह से लिखेंगे, एस स्टैंड्स फॉर सोल्यूशन सेट विच इज़ इक्वल टू -5/3, 4। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका आंसर। मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा के जो है ना वो इसको समझाया है, क्योंकि ये पहला जो है वो मेथड है, पहला मैंने क्वेश्चन अभी करवाया है। ठीक है, जो कि एग्जांपल है आपकी बुक की, तो मैंने अभी आपको मेथड सिखा दी है। जब ये आपको मेथड आ गया, अब दुनिया का कोई मर्जी सवाल आ जाए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जिसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है, तो आप इस तरह से 1 मिनट में जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है आपकी बुक की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में कई दफ़ा जो है ये पूछी जा चुकी है, दिस वन। ठीक है, 5x² विच इज़ इक्वल टू 30x, इसको भी बाय फैक्टराइजेशन जो है वो हमने सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो स्टार्ट करता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। जी बच्चों, अब ये क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बोर्ड के पेपर्स में पहले कई दफ़ा जो है वो ये आ चुका है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो मैं ये जो 30x जो है वो इस तरफ लिखा हुआ है, इसको मैं इस तरफ उठा के ले आऊँगा। सो ये बन जाएगा 5x² माइनस 30x विच इज़ इक्वल टू अंडे गरम अंडे। ठीक है, क्या 0 के इक्वल आ गया। अच्छा अब देखो बच्चे कौन सी, अब तो चूँकि नंबर ही दो हैं यहाँ पे, तो देखते हैं जी कौन सी चीज़ इनमें से कॉमन है। तो 5 के टेबल में चूँकि 30 आता है लिहाजा 5 इधर है, 5 के टेबल में 30 भी आता है लिहाजा 5 जो है वो कॉमन है इसमें से भी और इसमें से भी। और यहाँ पे x⁻1 है और यहाँ पे x² है, तो इसमें से डेफिनेटली x जो है वो कॉमन है, लोएस्ट पावर जो है वो कॉमन होगी। सो मैं यहाँ से 5x जो है वो कॉमन ले सकता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा, 5 बाहर जा चुका है, x² में से एक x बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे जस्ट x बच गया। माइनस वैसे का वैसे 30 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, x वैसे कॉमन जा चुका है विच इज़ इक्वल टू 0। सिचुएशन फिर वही नहीं बन गई कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जवाब 0 आ रहा है, तो फिर लड़ाई इन्होंने करनी है कि भाई साहब मेरी वजह से नहीं उसकी वजह से हुआ है, तो मैं कहूँगा भाई साहब दोनों की वजह से हुआ है। सो 5x विच इज़ इक्वल टू 0, आंसर 0 जो है वो दोनों की वजह से आया है, और x-6 विच इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 यहाँ पे मल्टीप्लायर है, उधर जाके 0 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 5 मीन 0। ठीक है, x विच इज़ इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इक्वल टू 0 होता है, ये आपने फैक्ट याद रख लेने। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, ये x जो है वो यहाँ पे 6 आ जाएगा, लिहाजा इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, s विच इज़ इक्वल टू 0,6। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो है वो लिख लेना है सिंस 0 डिवाइडेड बाय a विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 है। ठीक है, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विच इज़ इक्वल टू 0। ये बेटे आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ये पहला लेक्चर था जिसके अंदर मैंने आपका बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आपको जो है ना ये सारे मैथमेटिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना ये सारे बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे। उम्मीद है ये वाली आपकी जो मतलब कि एक थोड़ा सा जो आपको लगता था ना कि यार मैथ खा जाएगा मुझे, तो वो वाला मसला तो इंशाल्लाह आपका हल हो गया होगा। बाकी रहेगी बात कि वो जो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ये जो आपके दिमाग में हवा क्रिएट हुआ था ना वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।